नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी। राज्यपाल पर सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले नहीं ले पा रहे हैं, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आरक्षण विधेयक आज भी राजभवन में लंबित पड़ा है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और आरक्षण पर मैंने अपना काम कर दिया है। बगल में राजभवन है, उनसे कहिए विधेयक पर हस्ताक्षर करें। राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की जरूरत है, कहना है मुख्यमंत्री का। राज्यपाल बिल अटका रहे हैं और किसी दिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी वो रोक सकते हैं। लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं राज्यपाल। भर्तियां रुकी हुई है, हम तो चाहते हैं भर्ती हो, लेकिन पिछले समय हुआ था हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, स्टे था, उसको वेकेट कर दिया। मध्य प्रदेश के जो नियम है वो लागू हो गए। उस स्थिति में बहुत सारे वर्ग के लोगों के अहित हो रहा था। विधानसभा में विशेष सत्र बुला के हमने आरक्षण बिल को पारित किया और 2 दिसंबर को ही राज्यपाल को सौंप दिया था। राजभवन में हमारे मंत्रीगण गए थे और 2 दिसंबर से लेके आज 14 अप्रैल हो गया, लेकिन आज तक के न उसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं, न वापस किया जा रहा है। तो ये जो संविधान में जो राज्यपाल को जो अधिकार मिला है, इसके बारे में तब वो नहीं सोचा गया होगा उस समय कि राज्यपाल इस प्रकार से सार्वजनिक हित के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उस समय संविधान बनाने वाले शायद नहीं सोचे थे। यदि हम राज्यपाल को इतना अधिकार दे देंगे, वो कब तक के रोके रखें, इसको कोई सीमा नहीं है। आज 4-4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, हमारे बच्चों की भर्ती नहीं हो रही है। अभी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सबकी भर्ती होना है, नीट की परीक्षा का आयोजन करना है। और ऐसे में यदि आरक्षण बिल लागू नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई से लेके नौकरी में भर्ती तक के सभी प्रभावित हो रहा है। तो ये जो मांग है, वास्तविकर जी आप मुझे सुनाए हैं, मैंने तो अपना काम कर दिया है। बगल में राजभवन है, वहां जाकर आप बोलिए, तो शायद आप लोगों को बोलने से राजभवन में कुछ फाइल आगे सरकेगी। यदि सरक जाती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। इसलिए कि ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, पूर्व राज्यपाल के समय से अटका हुआ ये पूरा मामला, इसे लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। जानकारी इस पर ममता। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जो संविधान चौक है वहाँ पर अम्बेडकर चौक में जो है वो ये आयोजन किया गया था। लेकिन इस आयोजन में जो बड़ी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही वो ये कही कि जब संविधान की बात कही जा रही थी, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्यों संविधान जो बनाया, उस समय किस तरह से जो है क्या होता था उस समाज के साथ में, इस पर जब बात की जा रही थी तभी उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि आज भी यही स्थिति है कि एक पार्टी विशेष या एक समाज जो लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ न मिले और इसके लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। अभी जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो भी अटका हुआ है और हमने तो विधानसभा में पारित कर दिया, लेकिन उसके बाद राजभवन में ये पूरा मसला अटका हुआ है। और ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में ये देखा जा रहा है कि राजभवनों में जो है वो बिल अटकाए जा रहे हैं। तो उस समय जब संविधान बनाया जा रहा था और जब अधिकार दिए जा रहे थे, तब ये नहीं सोचा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल जो है इस तरीके से अपने अधिकारों को लेकर एक तरह से कहे कि सीधे तौर पे नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे यही कहा कि वो इस तरह से मनमानी करेंगे और विधेयक जो है वो जिस तरह से अटकाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए, कि राज्यपाल के जो अधिकार हैं वो किस तरह से उनके अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए और साथ ही जो विधेयक जाते हैं उसको लेकर एक निश्चित समय होना चाहिए कि कब तक वो अपने पास अटका सकते हैं, अपने पास उस विधेयक को रख सकते हैं। और अगर और उसके बाद ये एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि एक निश्चित समय सीमा तक ही वो रख सकते हैं। उसके बाद अगर वो दस्तखत नहीं करना चाहते तो उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन अभी ये स्थिति है कि राज्यपाल को ये अधिकार है कि अनिश्चित काल तक के वो किसी भी विधेयक को रोक सकते हैं, चाहे तो वो दस्तखत कर दे या अनिश्चित काल तक रोक दे। लेकिन इसके चलते अभी जो परिस्थिति बनी है, चूंकि आरक्षण संशोधित विधेयक जो है वो उस पर दस्तखत नहीं हो पाए हैं, तो भर्तियां छत्तीसगढ़ में जो है वो नहीं हो पा रही हैं। जो भर्तियां हुई हैं, जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य सरकार के जो हाथ में था वो उन्होंने कर दिया, विधानसभा में भी पारित हो गया संशोधन विधेयक। उसके बाद अब राज्य
राज्यपाल के पाले में पूरी जो कहें कि राज्यपाल के पास पूरे अधिकार हैं, राज्यपाल भवन में जो है वो अटका हुआ है। तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि, और इसको लेकर अगर बात करें तो लगातार अब ये बात की जाने लगी है, देश के अलग अलग हिस्सों में ये बात उठने लगी है जब कि राजभवन पे भी जो है अगर कि पर्टिकुलर किसी पार्टी के इशारे पर या एक तरह से कहें कि केंद्र के इशारे के भी जो है आरोप यहाँ पर लगते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो खुलकर ये बात कही जा रही है कि बीजेपी जो है वो राजभवन जो बीजेपी दफ्तर से राजभवन संचालित होता है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से एक बार राजभवन पर निशाना साधा और चूंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल हुए थे, समाज के लोग भी वहाँ पर शामिल हुए थे और इस पर उन्होंने प्रमुखता से आरक्षण वाली बात उठाई। उन्होंने कहा कि जो सरकार कर सकती थी करे, लेकिन अब आप लोग भी राजभवन से सवाल पूछें। यानी जाहिर तौर पर आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि हो सकता है एसटी समाज की तरफ से एक बार फिर से जो है वो राजभवन का रुख किया जाए और जो एसटी समाज है उसकी तरफ से भी किया जाए। और इसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या स्थिति जो है इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन इसको एक तरफ से ये भी देखा जा सकता है कि राजभवन से किस तरीके से सवाल किए जाए और अलग अलग समाज के जब कार्यक्रम है उसके जरिए भी किस तरीके से राजभवन से सवाल किए जा सकते हैं, ये भी एक चीज़ जो है वो मुख्यमंत्री के आज के जो बयान है उससे सामने आया है जी। और राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा को लेकर बात उन्होंने उठाई है। देखना ये भी है कि क्या देश भर में अलग अलग तरीके से भी इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बात उठाई जाती है, अलग अलग पार्टियां भी इस बयान में शामिल होती हैं जी। बिल्कुल ममता, और ये भी जरूरी कि जब राज्यपाल से पहले भी जब बात की गई तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं टालमटोल करते हुए नजर आए, और अब जब राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन से इस बारे में जिक्र किया गया था, उन्होंने भी कहा था कि पटाक्षेप इस मामले का पहले ही हो चुका है। बीजेपी की तरफ से हम अब इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केदार जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार। एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस ओर ही इशारा कर रहे हैं कि राजभवन में पूरा मामला अटका हुआ है, हमने बहुत प्रयास किया आरक्षण के लिए लेकिन सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं। प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले आरक्षण व्यवस्था लागू थी और कांग्रेस पार्टी ने ही अपने नेताओं से हाई कोर्ट में इसके लिए खिलाफ एक एप्लीकेशन डलवाया और अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ी। महाधिवक्ता भी लड़ाई में नहीं खड़े हुए क्योंकि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि आदिवासियों को आरक्षण मिले, पिछड़ों को आरक्षण मिले, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संविधान में जो व्यवस्था है उसके विपरीत व्यवस्था को लेकर वो राजभवन में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार की नीति और नियत आरक्षण के मामले में संदेहास्पद है और ये सरकार नहीं चाहती कि किसी को आरक्षण के तहत यहाँ नौकरी मिले, क्योंकि सरकार पूर्णतः कर्ज में डूब चुकी है और लोगों को पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है। अगर रोजगार देंगे तो पैसा देना होगा, इसलिए आरक्षण के मुद्दे को लटका कर और ये अपने बार बार ढिंडोरा पीट रही है राजभवन का, जो कि उपयुक्त नहीं है। मेरा मानना है कि अगर सरकार यही नीति और नियत के साथ काम करती, कोर्ट में लड़ाई लड़ती, तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण लागू होता। ये कांग्रेस सरकार की, भूपेश बघेल की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण। ठीक है, चलिए कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ धनंजय जी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। लेकिन आपने सुना जिस तरह से केदार गुप्ता जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नियत नहीं है रोजगार देने की, आरक्षण देने की कांग्रेस की। धनंजय जी, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जो है इस प्रदेश में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया और प्रदेश को ओबीसी वर्ग को, एसटी वर्ग को, एससी वर्ग को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए एक आरक्षण विधेयक, मजबूत आरक्षण विधेयक न्यायालय विधानसभा में प्रस्तुत करके राजभवन भेजा है, जिसमें एक हस्ताक्षर की प्रक्रिया होती है। और राजभवन किसके अधीन काम कर रहा है? राजभवन में बैठे व्यक्ति पर टिकट टिप्पणी करने का वैसे मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि संवैधानिक पद होता है, पर राजभवन का चरित्र पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार से जहाँ विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे जो राजभवन की आड़ में भाजपा जो राजनीति कर रही है, जनता के हितों को बाधित करने का काम कर रही है, पूरा देश देख रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेकर जो माननीय न्यायालय की जो टिप्पणी थी, वो पूरे स्पष्ट समझ में आता है कि राजभवन के जो अधिकार है, राजभवन के जो कार्य है, कहीं न कहीं उसको केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और भाजपा का चरित्र भी है। और प्रदेश में जो एक वर्ग है उसको आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम किया जा रहा है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना। इसमें राजभवन की कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष में केंद्र में कोई है और उसके विपक्षी सरकारें हैं तो राजभवन के आड़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजभवन का दायित्व बनता है उस प्रदेश की जनता के जो हित में फैसले सरकार करती है उसके साथ में खड़ा होना, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिख रहा है।
बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा क्या निराकरण इस पूरे मसले का निकलकर सामने आता है। शुक्रिया फिलहाल आपका धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। केदार गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से लोगों को बसाया जा रहा है, इससे छत्तीसगढ़ की स्थिति अशांत होती जा रही है। सुकमा से नारायणपुर और जसपुर से बिरनपुर जैसी घटनाएं सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बिरनपुर की नहीं है, आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जसपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बिरनपुर में उसका दिखाई दिया है, तो उसका मुख्य कारण यही है। तो आपने सुना धर्मलाल कौशिक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इस पर हम रिएक्शन ले लेते हैं। कांग्रेस नेता घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी, बात आपने सुनी होगी धर्मलाल जी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अवैध रूप से लोगों को बसा रहे हैं इसलिए हिंसा हो रही है। रिएक्शन देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होने के साथ साथ अनर्गल आरोपों के आधार पर आज विपक्ष की राजनीति कर रही है। अवैध बसा रहे हैं, ये बगैर तथ्य के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को ऐसी बातें कहना पहले तो शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ कोई धर्मात्र प्रदेश नहीं है कि जो जैसे भी आए और उन्हें यहाँ पर शरण प्राप्त हो। किसी घटना में अगर किसी ऐसे वर्ग का, ऐसे लोगों का नाम है तो निश्चित तौर पर उस पर कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस झूठ और जिस फरेब और गुमराह करने की साथ पर इस प्रदेश में राजनीति कर रही है, वो इस बात को समझ ले, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ियों का प्रदेश है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के असामाजिक रूप से कोई भी हो, उन्हें न तो रहने दिया जाएगा न उन्हें बख्शा जाएगा। प्रदेश की जनता के बीच में इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की खराब करने का काम न करें। ठीक है, चलिए बीजेपी से हम रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और अब घनश्याम राजू तिवारी जी अब आधार मांग रहे हैं कि किस आधार पर धर्मलाल कौशिक ये कह रहे हैं कि अवैध रूप से लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। रजनीश जी, देखिए, आधार हमारा इनके वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। शायद वो कांग्रेसी नेता है मेरे जानकारी में, बाबा साहब जो हैं और वरिष्ठ मंत्री भी हैं, तो उन्हीं ने पत्र लिखा है कि यहाँ का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है मैन पार्ट सरगुजा का। आधार ये है कि एसपी सुकमा लिखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी लिखते हैं कि इधर डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत संवेदनशील है, सबको सतर्क रहने की जरूरत। और तमाम जगह पर ऐसी बार बार आप लोग दिखा रहे हैं, पेपर में छप रहा है। छत्तीसगढ़ कोई बहुत बड़ा नहीं है कि इनको पता नहीं है। यदि ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इसी तरह से हम कुछ भी बोल के हम इनको मूर्ख बना ले, तो ये नहीं बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है सब देख रहे हैं, चाहे जितनी घटनाएं हो रही हैं, जितने अपराध बढ़ गए हैं छत्तीसगढ़ में। इसके कारण क्या, तरह तरह के नए अपराध का जो यहाँ पर सृजन हो रहा है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है, अपहरण हो रहा है, तो अपराध में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो ये सब ये बात को सिद्ध करता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग आके इसको अभी सुरक्षित ठिकाना समझ लिए हैं। अवैध जो शराब के कारोबारी हैं, अवैध जो नशा के बड़े बड़े व्यापारी हैं, ऐसे ऐसे नशा, तो इस प्रकार से सब अपराध के जितने तरीके हो सकते हैं जो कभी छत्तीसगढ़ ने देखा न सुना, ऐसे सब लोग का ये शरण स्थली बन चुकी है। ठीक है घनश्याम जी, जवाब इस बात को बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं घनश्याम जी। देखिए, रजनीश जी क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है किसी तकनीकी वजह से, परंतु एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, ये छत्तीसगढ़ महतारी को मिनी पाकिस्तान की संज्ञा देने वाले लोग इस प्रकार के बयानबाजी करके छत्तीसगढ़ की सीजा को खराब नहीं कर सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी प्रकार का अघोषित लोग अगर यहाँ पर रहते हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उसको सूचीबद्ध करके उसकी शिकायत करनी चाहिए। कानून है, प्रशासन है, यानी कि आरोप दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं इसे लेकर। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी के सर्वे कार्यक्रम पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। कहा है कि पहले हिंसा कराई और अब वो सर्वे कराएंगे। बीजेपी वोट के खातिर ये सब कर रही है। सीएम ने कहा कि बीजेपी दुश्मनी कराएगी लेकिन हम प्रेम बांटेंगे। बीजेपी हमारे पीएम आवास सर्वे का समर्थन दे। बिरनपुर में बीजेपी मतदाता सूची का सर्वे कराने वाली है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई।
कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले हिंसा कराई बीजेपी ने और अब सर्वे कराने जा रही है। वोट के खातिर बीजेपी ये सब करती है। और रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां 1 साल बाद मामला दर्ज हुआ है। नर्सरी के बच्चे की पिटाई पर शिक्षिका पर केस दर्ज हो चुका है। बाल संरक्षण आयोग के दखल के बाद इस केस को दर्ज किया गया। कोतवाली थाने में 9 महीने बाद यह पूरा मामला दर्ज हो पाया। मारपीट करने वाली शिक्षिका पुलिस गिरफ्त से अभी भी बाहर। कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, नर्सरी में ये बच्चा पढ़ता था। जुलाई 2022 में नर्सरी के बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया था और अब जाकर शिकायत दर्ज हो पाई है। में बच्चा ध्यानरत था तो उनके द्वारा एक शिकायत पेश की गई थी पेरेंट्स के द्वारा कि उनके साथ कुछ मारपीट की घटना हुई है। तो शिकायत जांच पर उसके बाद वो सेम शिकायत उनके द्वारा बाल संरक्षण आयोग को भी दिया गया था। तो बाल संरक्षण आयोग से भी हमको प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और हम पहले ही जांच करके उसमें यथोचित कार्रवाई करने ही थे। तो अभी इसी दरमियान कल उसमें एक FIR दर्ज किया गया है धारा 506-323 के तहत और साथ में जेज एक्ट 2015 धारा 75 भी लगाया गया है। और भी उसमें मार का पूरा निशान था। तो मैडम से पूछा गया मैडम इस पे, तो बोले नहीं वो बच्चा सो रहा था इसलिए वैसा निशान हो गया है। जबकि बगल वाले बच्चे ने कहा अंकल बहुत रो रहा था और बच्चा डरा सहमा हुआ था इतना ज़्यादा कि उसको बाद में हमने पूछा, स्कूल में ही बाहर पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मैडम की तरफ अंगली दे के पूछा कि मैडम ने मारा बोल के। जिसकी शिकायत हमने प्रभारी मैडम सैली मैडम को भी की तो उन्होंने भी इस बातों को ना सुनते हुए इसको मैटर को उतना ना देते हुए बल्कि हमको उल्टा धमकाने लगी कि आपके बच्चे और भी पढ़ते हैं, देख लीजिए आपको आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। और भी टीचरों को एकत्रित करके हमको धमकाने की कोशिश की गई क्योंकि हम शिकायत ना करें करके। तो परिजनों की भी बात आपने सुनी। ये पूरा घटनाक्रम हम समझेंगे। सहयोगी हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हरपाल, क्या रहा पूरा घटनाक्रम, ये भी जानकारी दीजिए। साथ ही साथ मामला दर्ज होने में इतना टाइम क्यों लगा, इस पर भी जानकारी चाहेंगे। जी, बताना चाहूंगा पूरा मामला जो है जुलाई 2022 का है। जुलाई 2022 में जब कॉन्वेंट स्कूल कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में एक परिजन अपने बच्चे को लेने गया था। ये जब परिजन बच्चे को लेने गए तो बच्चा जो है सहमा हुआ था और सहमा हुआ कोने में बैठा हुआ था। जब परिजन उसके पास गए कि आखिर डर क्यों रहे हो, तो बच्चे ने बताया कि उसके साथ जो है उसकी क्लास टीचर ने मारपीट की है, उस क्लास की शिक्षिका ने मारपीट की है और इसका निशान उसके गाल पर स्पष्ट दिख रहा था। जब इस संबंध में परिजन जो है स्कूल प्रबंधन से बात की तब स्कूल प्रबंधन का रवैया जो है बेहद दुर्व्यवहार रहा उनके साथ। सीधे तौर पर धमकी देने का आरोप लगाया परिजन। उनका कहना है कि जब इस मामले में स्कूल प्रबंधन से बात हुई तब उनका कहना था कि और भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको मामला शांत, अगर आपको और बच्चों को पढ़ाना है तो मामला यही शांत कीजिए। लेकिन उसके बाद परिजन जो है पुलिस के पास गए और पुलिस के बाद जो है लिखित शिकायत दी। लेकिन लगभग जो है लिखित शिकायत देने के बाद इसमें पुलिस भी कार्रवाई करने से बच रही, कहीं तक सबूत इस सामने नहीं आ पा रहे थे। और बता दें कि जो जब मामला राज्य बाल सुरक्षा आयोग के पास गया तभी जब दबाव आया तो तब तत्कालीन SP को आदेश आया कि आप जो है इस मामले में संज्ञान लीजिए और जो जिम्मेदार है मुकदमा दर्ज हुआ है और अब कड़ी कार्रवाई की उम्मीद परिजन कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हरपाल जानकारी के लिए। इसी के साथ सुपरफास्ट सेंचुरी में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।